नमस्कार साथियों। तो हम देख रहे थे जालोर का इतिहास। कल टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। तो ये हमारे जालोर का इतिहास था और जालोर के इतिहास के अंदर हम कहाँ कहाँ तक देख लिया, तो एक बार थोड़ा हल्का सा वापस देख लेते हैं। हमने पहले जालोर के प्राचीन नाम के बारे में देखा था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। ये ऋषि जाबाली के कारण हुआ था और इसका एक नाम जाल के वृक्ष के कारण इसको जालोर बोलते हैं। और ये यहाँ के जो चौन थे उनको सोनगढ़ा चौन बोलते हैं, क्योंकि सोनगढ़ी पहाड़ी पर यहाँ पर रहा करते थे। तो ये पढ़ा। इसके बारे में हमने कीर्तिपाल के बारे में पढ़ा। कीर्तिपाल हमारे कायंद्रा के युद्ध में भाग लेता है 81 के अंदर। कुंदपाल परमार को रहता है। आपके मेवाड़ के अंदर यहाँ पर जालोर के अंदर चौहान डायनेस्टी की स्थापना करता है। और सुंदा माता अभिलेखन इसको राजेश्वर उपाधि दी हुई है और मोहनत नैंस इसको आपके महान राजा की उपाधि देते हैं या महान राजा बताते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने समर सिंह पढ़ा था। समर सिंह हमारे शास्त्रकार, कोषागार और रैमपाट का निर्माण करवाता है। और इसकी राजकुमारी थी जिसका नाम था लीला देवी, और उस लीला देवी से विवाह किसका होता है तो भीम सेकंड, गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड का होता है। और ये भीम सेकंड वही था जो पृथ्वीराज सेकंड के साथ नागौर का युद्ध करता है और इच्छिनी देवी के लिए युद्ध होता है। मेन उसका युद्ध कारण यही था। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। आगे बात करूँ उदय सिंह, तो उदय सिंह हमारे इल्तुतमिश के समकालीन था और इल्तुतमिश से नालडोर और हमारे मंडोर छीन लेता है। आगे मैं बात करूं तो ये गुजरात के लवण प्रसाद को भी आपके हराता है। और क्या पढ़ा था तो चाची देव पढ़ा था। चाची देव की महाधिराज उपाधि थी और ये नासुरुद्दीन को और बलबन को दोनों की इसके समय युद्ध की हिम्मत नहीं कर पाए थे। ये हमारे चाची देव हो गया। सामंत सिंह के बारे में क्या पढ़ा तो यह आपके जलालुद्दीन के समकालीन था। जलालुद्दीन 1291 के अंदर यहाँ पर अटैक करता है, लेकिन सांचौर के अंदर सारंगदेव बागे लग आए थे, उसको वहीं पर रोक दिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे आपके कान्हड़ देव। कान्हड़ देव तक हमने पढ़ा। तो देखिए आप जो रोजाना यदि पढ़ते हैं तो आप रिवाइजन कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा वो 2 मिनट के अंदर रिवाइजन कर। तो हम कान्हड़ देव के बारे में देख रहे थे। कान्हड़ देव सबसे इंपॉर्टेंट राजा जालोर हिस्ट्री का। और हम बोलते हैं कि इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अटैक करता है। क्या कारण था अटैक है उसके बारे में देखते हैं। तो अटैक के कारण के अंदर हमने 2 कारण देख लिए। साम्राज्यवादी नीति, एक जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए जा रहा था तो उससे जो जाने नहीं देता या उससे टैक्स वैक्स ले लेता। तो ये 2 प्रमुख कारण हमने देख लिए थे। तीसरे में प्रमुख कारण की यदि बात करूं तीसरे यदि हम वजह की या कारण की बात करें तो तीसरे इसका एक कारण था कि जब ये वापस आ रहा था गुजरात आक्रमण के समय तो उस टाइम ये इसको परेशान करता है। तो हम बोलते हैं कि इसका जेता देवड़ा नामक सेनापति था। सेनापति का क्या नाम था तो जेता देवड़ा। और ये जेता देवड़ा क्या करता तो ये जेता देवड़ा था जालोर के अंदर एक मंदिर है सोमनाथ भगवान शिव जी का मंदिर है। और वहां पर कहते हैं उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग चढ़ा रखी थी, तो जो अलाउद्दीन खिलजी जब वापस चित्तौड़गढ़ से आ रहा था उस मंदिर की शिवलिंग को तोड़ देता और उसके जो टुकड़े थे उस टुकड़ों को साथ में लेके आ रहा था। तो इस जैसे जेता देवड़ा को पता चलता है कि वो टुकड़े साथ में लेके आ रहा था तो ये वापस उस पर अटैक करता है और उन सैनिकों से वो टुकड़े छीन लेता है जेता देवड़ा ने। और ये जेता देवड़ा कौन है तो ये जेता देवड़ा हमारे कान्हड़ देव का सेनापति था। कौन था हमारे कान्हड़ देव का सेनापति था। कान्हड़ देव का सेनापति था। और इसने है जो आपके सोमनाथ शिव मंदिर के सोमनाथ जो मंदिर था उस मंदिर के जो शिवलिंग के जो टुकड़े थे तो शिवलिंग के जो टुकड़े थे वो क्या कर लेते छीन लिए थे। चलो कोई ना। तो जो शिवलिंग मंदिर के क्या छीन लेते टुकड़े छीन लेते। हम बोलते हैं कि शिवलिंग के टुकड़े छीनने से क्या होता तो जब तुर्क ये अलाउद्दीन खिलजी सारे तुर्क थे तो ये तुर्क जो हमारे जो हिंदू देवी देवता की मूर्तियां वगैरह होती थी, शिवलिंग वगैरह इस प्रकार की कुछ धार्मिक वस्तु होती थी, उनको तोड़ते हैं और वहाँ पर ले जाए करते थे दिल्ली। और दिल्ली के अंदर इनसे जो मांस वगैरह तोड़ना ऐसे कुछ काम ऐसे इनरेगल कानूनों के अंदर इसको यूज लेते थे, जिससे हमारे जो समाज के जो
कुछ है जो धर्म को, कुछ है जो ठेस पहुंचे, ऐसा काम किया करते। तो इसने जो जेता देवड़ा ने ये जो शिवलिंग के जो टुकड़े हैं वो इनसे क्या कर लिए थे, छीन लिए थे। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। तो 3 कारण तो हमने बता दिया आपको। और देखते हैं इसके कारण के बारे में कि और इसका क्या कारण था। तो एक बंदा था जिसका नाम था फरिश्ता। फरिश्ता के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। फरिश्ता वही फरिश्ता है जिसने आपके गोविंद राज थड़ के बारे में कहता हूँ, इसने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। तो ये फरिश्ता, और इस फरिश्ता के बारे में क्या देखते हैं, तो इस फरिश्ता की पुस्तक एक, और उस पुस्तक का नाम है आइन मुल्क मुल्तानी। आइन मुल्क मुल्क मुल्तानी नामक पुस्तक है। और इस पुस्तक के जो क्या, इस पुस्तक के अनुसार 1305 ईस्वी की ये कहते हैं पुस्तक है। कब की है, 1305 ईस्वी की ये पुस्तक है। और ये इस शिवलिंग के इस जो पुस्तक है इसके बारे में कहता है कि हमें जो जालौर पर आक्रमण के लिए आए थे और हमने आक्रमण कर भी लिया, हमारा सब कुछ ठीक हो गया। कहते हैं कि इसने कान्हड़ देव ने संधि वगैरह भी कर ली थी। और इस कान्हड़ देव को दिल्ली ले गए थे। और दिल्ली के अंदर ये दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा था। और उस दरबार के अंदर ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती दे देता है। तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण था। तो ये 2 प्रमुख से कारण है। इसने फरिश्ता के अनुसार क्या है, तो फरिश्ता के अनुसार इसने जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध की चुनौती दी थी। इसको युद्ध की क्या देता है, हमारा चुनौती देता है। तो ये भी क्या था, हमारा प्रमुख कारण था। तो उसके बाद में ये एक और हो गया हमारा कारण। उसके बाद हमारे नैन से साहब पीछे क्यों रहता है, तो वो उनका एक अलग ही कारण बताता है। तो नैन सिंह के अनुसार इस युद्ध का क्या कारण था, तो नैन सिंह के अनुसार इस युद्ध का कारण था कि फिरोजा का वीरमदेव के प्रति अट्रैक्शन है। वीरमदेव कौन था, तो वीरमदेव हमारे कर्णदेव सोनगरा का पुत्र था, बेटे था। और फिरोजा थी, वो फिरोजा हमारे खास तुरंत अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी प्रिंसेस थी। तो उन दोनों के बीच में कुछ प्रेम था, उसका ये प्रमुख कारण था। तो इसका ये प्रमुख कारण नैन से क्या बताता है, इस नैन से के अनुसार इस युद्ध का प्रमुख कारण था फिरोजा का वीरमदेव के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण इसका प्रमुख कारण था। आकर्षण या मैं प्रेम कुछ भी बोल दूं, तो ये इसका एक प्रमुख युद्ध का कारण था। तो ये फिरोजा है जो वीरमदेव को पसंद करती थी, लेकिन फिरोजा की किस्मत खराब थी क्योंकि वीरमदेव उसको पसंद नहीं करता था। तो इस युद्ध के 5 से प्रमुख से कारण थे। इसके बारे में देख लेना एक बार, आपस देख लेते हैं वापस फिर से कौन कौन से कारण थे। ये तो साम्राज्यवादी नीति, गुजरात के जाते समय खिलजी से टैक्स ले लेता और वापस आते समय जेता देवड़ा ने परेशान किया। और फरिश्ता के अनुसार दिल्ली के अंदर युद्ध की क्या कर लेता है, चुनौती दे देता उसको। और मैं आगे बात करूं तो नैन सिंह के अनुसार फिरोजा ने जो नैन सिंह के अनुसार इसने क्या किया था, तो वीरमदेव का इस फिरोजा के प्रति अट्रैक्शन इस युद्ध का क्या था, प्रमुख कारण था। आगे चलते हैं। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अटैक। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अटैक क्यों, तो हम बोलते हैं कि युद्ध जालौर के शासक के साथ ऐसी उसकी चल रही तनातनी, तो सिवाना पर अटैक क्यों। ऐसा यदि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर है कि जब ऐसे किले होते हैं तो उन किलों का कोई ना कोई एक
चाबी होते हैं उनके लोग। यदि आप उस किले पर जालौर पर अटैक करना चाहते हो, यदि जालौर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पहले सिवाना जीतना पड़ेगा। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना पर चलते हैं। क्या ऐसा हर किले के साथ होता है? हाँ, हर किले की एक न एक क्या होती है, चाबी होती है। हम बोलते हैं कि रणथंभौर किले के, रणथंभौर किले की चाबी किसको बोलते हैं? तो रणथंभौर किले की चाबी बोलते हैं जैन को। रणथंभौर किले की चाबी, एक किला आता है हमारे जैन का किला, और इस जैन को क्या बोलते हैं? रणथंभौर किले की क्या बोलते हैं? चाबी बोलते हैं। वहां पर हम ऐड करना भूल गए, यहाँ पर लिख लेना साथ में। तो रणथंभौर को क्या बोलते हैं? सॉरी, जैन को क्या बोलते हैं? रणथंभौर किले की क्या बोलते हैं? चाबी बोलते हैं। उसी प्रकार जालोर किले की जो चाबी थी वो हमारी कौन थी? सिवाना थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी पहले कहाँ पर अटैक करता है? हमारा सिवाना पर अटैक करता है। और सिवाना पर अटैक करता है हमारा 1308 में। कब करता है? 1308 के अंदर सिवाना पर अटैक करता है। क्या हुए थे, क्या क्या घटना हुई थी, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अटैक, सिवाना पर क्या अटैक था तो देखते इसके बारे में। तो कारण तो कुछ अलग था ही नहीं, वही सेम कारण थे। अटैक करता है, इस टाइम हम बोलते हैं कि ये किला का प्रशासक कौन था, यह किला किसके पास था? तो इस टाइम किला था हमारे सातल सोम के पास। इसको सातल देव या सोमदेव ही बोलते हैं, तो सातल देव या ऐसे बोल दो। तो सातल व सोम के पास में एक किला था। सातल देव या सोमदेव, सोमदेव के पास में ये किला था। और ये सातल देव सोमदेव कौन है? तो यही चौहान थे। ये भी कौन थे? हमारे चौहान थे। हम बोलते हैं कि उस टाइम सिवाना ये जालोर के अंडर में आता था, वहां पर ये जो इन चौहानों का इस सिवाना पर राज था। तो सातल व सोम, और ये कौन थे? तो हमारे कान्हड़ देव के भतीजे थे। कौन थे? कान्हड़ देव के क्या थे? भतीजे थे। और ये किला इनको दे रखा था। इस टाइम ये इस किले के प्रशासक थे। आक्रमण करता है और कहते हैं कि सेम वही कंडीशन, जब दुश्मन की सेना ज़्यादा होती थी और हमारे वालों की कम होती तो किले के दरवाजे बंद कर लिए थे, किले के अंदर बैठ जाया करते थे। लेकिन कोई ना कोई विश्वासघात करने वाला होता ही है। जिस प्रकार हमीर के साथ रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बायल नामक सेनापति था। बायल नामक सेनापति जो इसके साथ विश्वासघात करता है। बायल नामक सेनापति जो इसके साथ विश्वासघात करता है। और अलाउद्दीन खिलजी इसको बायल को कहता है कि मैं तेरे को पैसे वैसे दे दूंगा, किले में एक बार जाने का जो मेरे को रास्ता बता दे। तो ये बताता है कि उस टाइम के किले की एक साइड से जो दीवार है वो कच्ची है। और तो बाद में कहते हैं कि वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी राई लगाता है, राई उगाता है। राई का एकमात्र ऐसा बीज होता है जो जल्दी फूट जाता है। तो उससे वो पता लगा सकता है कि किला जो दीवार है वो हकीकत में कच्ची है कि नहीं है। क्योंकि राई यदि कच्ची रहेगी तो उस जगह पर उग जाएगी, यदि पक्की रहेगी तो नहीं उगेगी। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि उस टाइम राई लाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में राई खरीदता है और उस राई को है जो वहाँ पर किले में यूज लेता है। और वहाँ से किले की एक साइड से दीवार कच्ची थी और कच्ची दीवार होने के कारण उस किले की दीवार को तोड़ देता है और वो अंदर बढ़ जाता है। जब ये बात सातल और सोम को पता चली तो उसने कहा कि किले के अंदर मरेंगे, इससे अच्छा कि सामने जाकर ही लड़े। तो बाद में वो यहाँ पर शाखा करते हैं और हम बोलते हैं कि ये हमारे सिवाना का पहला शाखा, फर्स्ट शाखा ऑफ सिवाना, सिवाना का पहला शाखा, जो कि कब होता है? तो जो होता है हमारे 1308 में। कब होता है? हमारा 1308 में होता है। और शाखा के अंदर दो ही चीज होती है, एक हमारा जौहर होता है, एक हमारा केसरिया होता है। मैं बात करूँ केसरिया की, केसरिया हमारे किसके नेतृत्व में लीड किया जाएगा? तो केसरिया हमारे किया जाएगा हमारे सातल व सोम के।
सातलदेव है सोमदेव, सातलदेव और सोमदेव इसको लीड करते हैं। मैं वही बात करूँ हमारे जौहर की, कि जौहर को कौन लीड करती है, तो जौहर को लीड करती है हमारी मैना देवी। मैना देवी हमारे जौहर को लीड करती है, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर शाखा होता है, तो इस शाखे के बारे में ध्यान रखना कौन किसको लीड करता है। और 1308 में फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जालोर किले पर अपना अधिकार कर ही लेता है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या घटना हुई थी। जब आक्रमण करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस जालोर का नाम सिवाना का नाम बदलता है, और सिवाना का नाम बदल कर देता है खैराबाद। ध्यान रखना कि सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो इसने कर दिया था खैराबाद। एक हमने नाम पढ़ा था खिरजाबाद। खिरजाबाद नाम पढ़ा था, और एक हम पढ़ रहे हैं खैराबाद। तो दोनों टाइम अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो ये तो नाम तो बदल कर करता है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर क्या करता है, तो वो तो करता है हमारा खिरजाबाद। और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदल कर क्या करता है, तो उस टाइम क्या करता है, तो ये करता है हमारा खैराबाद। किसका करता है, तो ये करता है सिवाना का। किसका करता है, हमारा सिवाना का करता है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना कि सिवाना का भी करता है और इसका भी करता है। दोनों सेम सेम नाम देखने के अंदर तो एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करता है। तो खिरजाबाद, तो खिरज खान उसका बेटा था, उसके नाम पर करता है कि खिरज खान अब चित्तौड़ आबाद करेगा, इसलिए उसका क्या नाम कर देता, खिरजाबाद कर देता। वही मैं खैराबाद करूँ तो खैराबाद किसका नाम बदल कर देता, तो कौन कर देता, अलाउद्दीन खिलजी कर देता। किसका नाम बदल कर करता है, तो आपके सिवाना का नाम बदल कर करते हैं। तो यहाँ तक शायद आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में कौन कौन है। तो बाद में ये कहते हैं ये जो किला है ये कुमालुद्दीन या कमालुद्दीन एक ही नाम है, कमालुद्दीन या कुमालुद्दीन एक ही बात है। कुछ इसको कुमालुद्दीन बोलते हैं, इसको कुछ कमालुद्दीन बोलते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग नाम का सेनापति था, और इस कमालुद्दीन गुर्ग नामक सेनापति को यह किला सौंप देता है। सेनापति को यह किला सौंप देता है। इसके बारे में ध्यान रखना कि किला किसको सौंप देता है, हमारे तो ये हमारे कमालुद्दीन गुरु को यह किला सौंप देता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक सेनापति मर जाता है, और उस सेनापति का क्या नाम था जो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है, तो उसका नाम था नाहर खान। क्या नाम था, तो नाहर खान नामक ये लड़ता हुआ इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। इसके बारे में आप ध्यान रखना कौन कौन लड़ता हुआ मारा जाता है। तो कौन मारा जाता है इसके अंदर, नार का नामक सेनापति लड़ता हुआ मारा जाता है, और ये किला किसको सौंप देता है, तो ये हमारे कमालुद्दीन गुरु को ये किला सौंप देता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। आगे बात करूं तो ये जो तुर्क थे
इन तुर्कों ने हमारे यहाँ पर दो चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। दो चीज़ कौन सी? तो एक हमारे यहाँ पर उस टाइम सबसे बड़ा विद्या का केंद्र हुआ करता था, उसका नाम था भीनमाल। तो ध्यान रखना कि विद्या के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया। भीनमाल को नष्ट कर दिया। और एक हमारे यहाँ पर महावीर जी मंदिर हुआ करता है, महावीर जी का मंदिर था, उस महावीर मंदिर को तोड़ दिया था। ये दो चीज इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये तो विद्या के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया और आपके महावीर जी मंदिर को यहाँ पर क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। आगे चलते हैं इसके बारे में और क्या क्या किया। तो रणथंभौर का किला, और हमारे मैं बात करूँ सिवाना। सिवाना कौन सा है? तो सिवाना हमारे जालोर की चाबी। किसकी है? जालोर की चाबी, की ऑफ जालोर, जालोर किले की चाबी। ये जालोर किले की चाबी है सिवाना। तो और हमारे रणथंभौर की कौन सी? तो इसकी हमारी जैन। कौन है? जैन। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं, हमारे अगला आता है हमारे मालकाना का युद्ध। अब वाला हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लेता। अब अगली बारी आती है जालोर की। तो जालोर में मालकाना। तो मालकाना में यहाँ पर जो मालकाना का युद्ध है वो जाहिर सी बात है किसके बीच में होगा? तो यह युद्ध है हमारे अलाउद्दीन खिलजी और जो कान्हड़ देव था, इन दोनों के बीच में, सेनाओं के बीच में होता। तो कान्हड़ देव ने तो तुर्क थे, अर्थात जो मैं बात करूँ खिलजी, तो तुर्कों की सेना को हरा दिया। तुर्कों की सेना को ये हरा देता है। और मैं बात करूं तो तुर्कों का एक सेनापति था जिसका नाम था शमस खान। तुर्क सेनापति जिसका क्या नाम था? हमारे शमस खान नाम था। शमस खान। और इस शमस खान को गिरफ्तार कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। इसको अरेस्ट कर लेता है। और इसके अंदर जीत किसकी होती है? तो जीत हमारे किसकी होती है? कान्हड़ देव की इसके अंदर क्या होती है? जीत होती है। इसके बारे में ये भी ध्यान रखना। तो दो चीज याद है कि कान्हड़ देव ने तुर्कों सेना को हरा दिया था और शमस खान नामक जो सेनापति था, इस सेनापति को अरेस्ट कर लेता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो अगले आता है हमारे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। और यह आक्रमण कब करता है? तो यह आक्रमण करता है 1311। कब करता है? 1311 हो गए थे इसको। 1308 में सिवाना, 1311 के अंदर ही है। तो वापस याद करा रहा हूँ आपको। रणथंभौर 1299 में आक्रमण करता है, साका 1301 में होता है, रण आपके चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1305 और 1308, और आपके ये जो जालोर है वो कब है? 1311। तो चारों याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है और चार ही आक्रमण हमारे इधर वो करता है। तो आगे चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर एक बंदा आपके मैं बात करूं कि कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात करता, उसका नाम था बिक्का दहिया। बिक्का दहिया नामक सेनापति के साथ क्या करता है? तो इसके साथ विश्वासघात करता है। विश्वासघात करने वालों की कमी थोड़ी है। तो इसने जो इसके साथ विश्वासघात किया और सेम उसने वही जो रणथंभौर में टेकनिक अपने वही यहीं पर बंधा, जो भी मांस जो अन्न था उसमें गायों के हड्डियां वगैरह मिला दे, और जो पानी था उसमें गाय का जो खून रक्त था वो मिला देता, तो उसको शुद्ध कर देता। और ये सेम वही टेक्निक बनाता है और इसको ही वही देते हैं कि हमारे जाने के बाद तेरे को जो जालोर का यहाँ के प्रशासक बना देंगे। तो बाद में ये जाके ये पूरी बात कि मेरे को प्रशासक बना देंगे, ये बात बताती अपने
अपनी इसकी वाइफ थी, पत्नी थी, उसका नाम था हीरादे। उसकी पत्नी का क्या नाम था? हीरादे नाम था। तो उस पत्नी को यह बता देता है और कहते हैं बाद में हीरादे ने इसको चक्कू रोप रोप के इसको मार दिया था। तो तुमने उसके साथ विश्वासघात कैसे करते? तो हीरादे बाद में इसे बिक्का दैया को मार देती है। कौन मार देती है? हमारी हीरादे। या इसकी हत्या कर देती है, एक ही बात है। तो हत्या कौन करती है इसकी? तो हीरादे जो इसकी खुद की पत्नी थी वो इसको क्या कर देती है? मार देती है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो बिक्का दैया इसके साथ विश्वासघात करता है और इस विश्वासघात के कारण ये जो इस युद्ध के अंदर हार जाता है। बाद में 1311 के अंदर यहाँ पर साका होता है। 1311 के अंदर यहाँ पर साका हुआ। और साका किसके नेतृत्व में होता है? तो वीरमदेव के, सॉरी आपके कान्हरदेव और वीरमदेव के नेतृत्व में यहाँ पर साका किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बाद में जालौर का नाम बदल देता है और जालौर का नाम कर देता है जलालाबाद। क्या कर देता है? तो जालौर का नाम बदल कर देता है जलालाबाद। जलालाबाद नाम कर देता है और यहाँ पर एक अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता? तो एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। उसका क्या नाम था? उसका नाम था अलाई। अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। और इस अलाई मस्जिद को तोपखाना मस्जिद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोपखाना मस्जिद। अलाई मस्जिद को क्या बोलते हैं? तोपखाना मस्जिद भी बोलते हैं। तो इसका क्या करवाता है? ये निर्माण करवाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, अलाउद्दीन किसका निर्माण कराता है? तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। के बारे में देख लेना भाई आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी दो चार बातें। चित्तौड़गढ़, सॉरी जालौर की साक्या के बारे में। आगे चलते हैं। आगे आते फिरोजा। फिरोजा के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं वैसे तो, थोड़ी दो चार बातें और देख लेते हैं। फिरोजा वीरमदेव से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो ध्यान रखना कि फिरोजा है वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी की, जिसकी अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? प्रिंसेस थी। और ये किससे? तो ये हमारे वीरमदेव से क्या किया करती थी? प्रेम करती थी। वीरमदेव सोनगरा से क्या किया करती थी? तो ये वीरमदेव सोनगरा से प्रेम करती थी और उससे जो विवाह करना भी चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी उस वीरमदेव सोनगरा को काफ़ी टाइम मनाते हैं। वीरमदेव सोनगरा कौन थे? कान्हरदेव सोनगरा का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी इसको कई बार इसको मनाते हैं लेकिन ये नहीं मानता है। उसके बाद में फाइनली फिरोजा की दायमा थी, फिरोजा की दायमा थी और उस दायमा का नाम था गुलविस्त। क्या नाम था? हमारा गुलविस्त नाम था। और ये गुलविस्त बाद में आपके वीरमदेव को मनाने के लिए आते हैं लेकिन बाद में फाइनली वीरमदेव नहीं मानता है। बाद में हमारे फाइनली साका होता है। साका के अंदर कान्हरदेव युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है और वीरमदेव युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है। हम बोलते हैं कि जब ये आपके अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी आपके कान्हरदेव और दिल्ली गए थे उस टाइम वीरमदेव साथ में था। उस टाइम फिरोजा उसको वहाँ पर देख लेती है। एकदम यूँ फुल हाइट वाइट थी बंदे के, जिम में जाया करता था, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा था, फिर दाढ़ी पर कट वट लगा कर रखता था। तो ये एकदम फिरोजा को पसंद आ गया था। और फिरोजा है जो इसको बाद में क्या करते हैं? इसे विवाह करना चाहते थे या तो बाद में जो वो आपके वीरमदेव मना कर देते, सॉरी वीरमदेव मना कर देता है। तो फिर वीरमदेव इसके बारे में कहता है कि तद सुरकानी चाल हिंदुआनी हुई हमें मारा बो बोरा भरद्वार शीश ने ढूंढे सोनगरा। तो जब युद्ध हुआ, साका हुआ, तो सोन आपके तो फिरोजा देवी अपने सेनापतियों को कहती है कि जब आपको वीरमदेव है उसको जिंदा पकड़ के लाना कैसे करके। तो वीरमदेव तो युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है। तो बाद में जो सैनिक थे उसका जो सिर है वो वहाँ पर कटा पड़ा मिला था। तो वो सिर वहाँ पर ले जाते दिल्ली। वो सोनगढ़ के
फिरोजा के सामने देते हैं, तो जब उस थाली के अंदर, प्लेट के अंदर जो सिर रखा था, तो जैसे फिरोजा उसके सामने जाते हैं वो सिर घूम जाया करता था। फिरोजा इस साइड आते वो सिर इस साइड घूम जाता। तो विष्णु ऐसा कहा जाता है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हाँ में मारा बो बोरा भरता सुस ने उन्हें सोन करा। कि तज तुर्कानी चाल, कि मैं तुर्कानी यानी जो तुर्कों की जो बेटियां होती थी उनको तुर्कानी बोलते हैं। कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी होएगा, कि मैं तुर्कानी तुर्क हूँ, तो कि क्या हुई हूँ, हिंदवानी हुई हूँ। मारा बोरा वो सिरतार बोर, मारा बो बोरा सिरतार शीश ने दूने सोन करा। तो मेरे को एक बार तेरा सिर दिखा दे, मैं हिंदवानी हो जाऊंगी। तो वो बाद में जो कहते हैं कि उसने विरमदेव ने मरने के बाद में ये सिर दिखाया था। और विरमदेव भी बोलता है, विरमदेव भी इसके बारे में बोलता है कि मामा लाजे बाटियां कुल लाजे चौहान जे में परनू तुर कड़ी तो उल्टो उगे बाण। के मामा लाजे के मामा लाजे बाटियां, के जो विरमदेव का जो ननियाल था वो बाटियों के था। मामा लाजे बाटियां कुल लाजे चौहान, और इनका जो कुल है वो क्या, हमारा चौहान है। चौहान है जो शर्म मर जाते हैं। जब मैं परनू तुरगड़ी, की जब मेरा विवाह तुरगड़ी के साथ अर्थात तुर्कों के बेटी के साथ हो जाए, तो उल्टो उगे बाण, ये तभी संभव है जब सूरज उल्टी दिशा में उग जाए। तो ये भी ध्यान रखना, ये दोनों बातें ये कहता है। बाद में ये कहानी इनकी यही तक थी। आगे चलते हैं, अगला आता है पद्मनाभ। पद्मनाभ इन दोनों बाप बेटों के बारे में पुस्तकें लिखता है। एक पुस्तक इसकी है, उसका नाम है कानरदेव प्रबंध। कानरदेव प्रबंध नाम की पुस्तक लिखता है। प्रबंध देख लेना अपने हिसाब से सही नाम कौन सा, प्रबंध सही है सही। और एक पुस्तक ये लिखता है विरमदेव सोनगरारी वात। विरमदेव सोनगरारी वात, ये इसका दरबारी विद्वान नहीं था। काफी 204 साल बाद में पद्मनाभ हुआ था, और बाद में ये इन दोनों पर पुस्तक लिखता है। कानरदेव पर पुस्तक लिखता है, उसका तो नाम था मार कानरदेव प्रबंध। और आपके मैं बात करूँ विरमदेव सोनगरार जो पुस्तक लिखता है, उसका क्या नाम है, विरमदेव सोनगरारी बात। बात का मतलब होता है बात, जो बातें हुई आपस में उनका है जो उसके अंदर वर्णन है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये चौहान की हिस्ट्री, तो जालोर के चौहान थे उनकी हिस्ट्री यहीं तक थे। और बाद में हमारे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का है जो अधिकार हो जाता है जालोर के ऊपर। और ये वो अभिलेख है, सुंदा माता अभिलेख। अभिलेख है जो हमें राइटिंग तो पता नहीं कौन सी शैली में उस टाइम लिखा करते थे, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन इसके अंदर हमें उपाधि कौन सी दे रखी है, तो राजेश्वर की उपाधि दे रखी है। और वो उपाधि किसको दे रखी है, तो दे रखी कीर्तिपाल को। किसको दे रखी, कीर्तिपाल को ये उपाधि दे रखी है। ये हो गया हमारा। ये ये फोटो है हमारे मोहनोत नैन्सी की। मोहनोत नैन्सी की ये फोटो है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि मोहनोत नैन्सी ये फोटो है। और मोहनोत नैन्सी की फोटो कैसी है, तो एक तो इसके मोहनोत नैन्सी री खात, ये इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक की आप फोटो दे सकते हैं। ये उनकी तो नहीं है, ये आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा की लिखी हुई पुस्तक है। ये राइटर का नाम लिखा हुआ हमारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और ये हमारे मोहन नैन्सी की पुस्तक है। और एक ये पुस्तक और लिखते हैं मारवाड़ा परगनारी विगत। एक इनकी और पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी है कि मारवाड़ा परगनारी विगत। तो ये दो पुस्तक इसके अंदर लिखते हैं। तो ध्यान रखना कि दो पुस्तकें इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नैन्सी की मारवाड़ी भाषा की खात गोयल सिसोदिया चौहान सोलंकी जिनको चालुक्य बोलते हैं प्रतिहार परमार इतिहास का हिंदी अनुवाद है। ये पुस्तक नहीं है, उसका क्या हमारा हिंदी अनुवाद है। तो इसके बारे में देख लेना। ये हमारे विरमदेव सोनगरा है।
और जिसे फिरोजा क्या क्या करती थी, हमारे प्रेम करती थी। तो ये हमारे वीरेंद्र सोनग्रा की फोटो देख लेना आप लोग। आगे चलते हैं, ये हमारे जालोर किले का इंक्रिप्शन है। और इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है कि ये जालोर का पर्वतीय किला है जो पश्चिम राजस्थान के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर हमारे काम की बात किया है तो ये है कि 1311 के 12 के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या करता है, आधिपत्य कर लेता है। तो 1311 के बोलते हैं जालोर का शाखा होता है, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या कर लेता है, आपका आधिपत्य कर लेता है। और जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। मुसलमान कौन है, मुसलमान बोलो या मैं उनको क्या बोलो, तुर्क, तो दोनों एक ही बात है। और कालांतर में 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह इस किले को पठानों से जीत लिया था। तो बाद में एक किला किसके अंडर में चला जाता है, तो ये बाद में हमारे राठौड़ों के अंदर में चला जाता है। तो ये आपके जालोर किले का इंक्रिप्शन है, इसके बारे में थोड़ा देख लेना। यहाँ से हमें जो क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये जालोर किले की फोटो है, फोर्ट ऑफ जालोर अर्थात जालोर किला। आगे चलते हैं, और ये फोटो है हमारे सिवाना फोर्ट की। किसके, सिवाना किले की फोटो है। और सिवाना को क्या बोलते हैं, तो सिवाना को क्या बोलते हैं, की ऑफ जालोर, की ऑफ जालोर बोलते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना, ये सिवाना चाबी है। और 1311 के अंदर, कब, 1308 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सातल और सोम के नेतृत्व में, किसके, सातल और सोम के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, सिवाना का पहला शाखा होता है। तो इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जालोर के इतिहास आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।